और ये कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति धार जिले में हो रही है। अब तो ये खुद ही समझ सकते हैं, वरिष्ठ नेता है वो, कि वंशवाद क्या होता है। मुझे एक चीज़ में एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 30 साल से देवेंद्र पटेल ने आदरणीय विक्रम वर्मा जी को अपना नेता मानकर जी, और 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में सम्मान प्राप्त किया, पद प्राप्त की। पूर्व में तो देवेंद्र पटेल कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस से बीजेपी में आए, और उसके बाद विक्रम वर्मा जी के साथ काम करते करते कई पदों पे सम्मान प्राप्त हुआ। पिछले 3 चुनाव में इनको वंशवाद नहीं दिखा। तब नीना वर्मा पति विक्रम वर्मा थी, आज भी नीना वर्मा पति विक्रम वर्मा है। तो आज क्या स्थिति बनी जो वंशवाद की बात करते हैं? वंशवाद तो आपके घर में देखो, अशोक पटेल को टिकट चाहिए। अशोक पटेल जी 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। एक बार देवेंद्र पटेल जब चुनाव 2008 में लड़े तब निर्दलीय फॉर्म भरा, 180 वोट नल के चुनाव चिन्ह में लाए। 2013 में देवेंद्र पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, चाबी का चुनाव चिन्ह लेकर आए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अशोक पटेल को पार्षद का चुनाव लड़ाया और सिंबाल पे भाजपा ने उनको वोट दिए। अब असंतुष्ट होकर फिर वो निर्दलीय के लिए काम कर रहे हैं। तो उनकी प्रकृति ही निर्दलीय है, उनकी मानसिकता ही पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ही नहीं रही है। एक व्यवसायिक आदमी है। मैं तो ये पूछता हूँ कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए, पीथमपुर के विकास के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाए? बस व्यवसाय का ऐसा रहे कि हमारा व्यवसाय जो चल रहा है, जो वो प्रकरण है, आप देखो सरकार की तरफ से प्रकरण है अफरा तफरी के। कहा जा रहा है कि ये बगावत और ये राजनीति की मुखरता, उसमें इतना फंड और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और जो तमाम चीज़ें हैं वो छुपाई जा सकें और उनके जो अवैध गतिविधियां हैं वो दबाई जा सकें। मध्य प्रदेश की सरकार में रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश के जो उद्योग विभाग ने उनके ऊपर सरकार की तरफ से FIR की हुई है। शासकीय जो संपत्ति उसकी अफरा तफरी में रिकॉर्ड छुपते नहीं हैं और FIR छुपती नहीं है, वो सब सामने है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि राजू यादव और कांग्रेस दोनों का गठबंधन है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए कि आज धार विधानसभा जनसंघ का गढ़ है, यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकता है चुनाव? आज तक के रिकॉर्ड में तो नहीं। जब ये पूरी जनसंघ की विधानसभा है और निर्दलीय जीतने का दम करते हैं, और निर्दलीय जीतने का दम उन पे करते हैं जो पार्षदों के चुनाव हार गए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से एक एक कार्यकर्ता समर्पण भाव से काम कर रहा है और हमें सफलता मिलेगी। एक आखिरी सवाल संजय जी, जब आपको 2017 में 17-18 में पीथमपुर की नगर पालिका की बागडोर आपके हाथ में आती है, किस तरह का डेवलपमेंट और किस तरह का एक शहर आपके हाथ में दिया गया, और उसके लिए फिर आज अगर हम पीथमपुर को देखें तो धार विधानसभा के इस शहर को आपने किस तरीके से संजोया और क्या काम करे? देखिए, 2017 में नगर पालिका का चुनाव हुआ और फरवरी 19 में शपथ ग्रहण चार्ज लिया नगर पालिका का। 8 महीने तक हमने जो पीथमपुर की 3100 वार्ड में बगैर भेदभाव से हमने एक विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया और उस पर काम करना चालू किया। उसके बाद आचार संहिता लग गई विधानसभा इलेक्शन, और विधानसभा के परिणाम जो है विपरीत आए।
15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उनने विकास को रोक दिया और पूरी तरीके से नगर पालिका को काम करने से रोक दिया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। उसके बाद पुनः कांग्रेस के अंतर्विरोध के कारण सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पूरे देश में कोरोना की महामारी फैल गई और 2 बार लॉकडाउन हुआ। तो कोरोना से निपटने के लिए पूरी सरकार, पूरा तंत्र लग गया और फिर लोकसभा चुनाव भी आ गए, उसकी भी आचार संहिता लगी। तो कुल मिला के हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषद को 2 वर्ष काम करने के लिए मिला। उस 2 वर्ष में हमने 31 वार्डों में, आप एक स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता के रूप में मीडिया को लेकर, चुनाव को लेकर आप 31 ही वार्डों में घूम रहे होंगे, चाहे कांग्रेस का पार्षद भी हो। हमने 31 वार्ड में समग्र विकास किया। उस वार्ड की भौगोलिक स्थिति और आवश्यकता के हिसाब से वो सब काम किए। रोडें बनाना, ड्रेनेज डालना, उसके बाद मांगलिक भवन बनाना, गार्डनों का उन्नयन करना, कुछ बाईपास रोडें, लिंक रोडें उनको बनाना, महाराणा प्रताप बस टर्मिनल आप देख रहे, ये सेंट्रल लाइटिंग है, ये आपके सामने है, शिवाजी पार्क देख रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड की जितनी तीनों वार्डों की डामरीकरण करना, गार्डनों को बनाना, वहाँ भी मांगलिक भवन, पीतमपुर में 16 मांगलिक भवन बनाए हैं, जहाँ गरीब तबका अपना जो है परिवार के मांगलिक कार्यों को संपन्न कर सके। प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख, करीब 4000 परिवारों के घर बने और घर बनने के बाद वहाँ पानी की पीने की व्यवस्था, नाली और साफ सफाई की व्यवस्था, सुलभ शौचालय के कॉम्प्लेक्स गरीब बस्तियों में आप देख रहे हैं जगह जगह बने हैं। तो इस प्रकार से पीतमपुर में पूरा का पूरा एक विकास का खाका 2 साल में नगर पालिका ने पूरी ताकत के रूप से किया है। जी, नगर पालिका में पीतमपुर की बात करें तो 90,000 के समथिंग वोट बैंक है। क्या लगता है क्या % वोटिंग होगी और उसका भारतीय जनता पार्टी को इतने अंतर विरोधों के बाद भी कितना लाभ मिलने वाला है? देखो, भारतीय जनता पीतमपुर नगर पालिका क्षेत्र का ट्रेंड है जी। यहाँ विधानसभा में 62-63% मतदान होता है और 62-63% मतदान में भारतीय जनता पार्टी को तीनों चुनाव, नगर पालिका और विधानसभा में 28,000 मत मिलते थे और हम 5,000 मतों से जीतते थे। अभी ये जो अंतर विरोध की बात की जा रही कि भाजपा का उम्मीदवार निर्दलीय लड़ रहा है, दावा उधर से कि 40,000 50,000 वोट जो है यहाँ से लेकर जाएंगे, इस तरह के तमाम माचिस के दावे हैं अपने यहाँ पे जी। एक तरफा वोट ले जाने की कहानी चल रही है। तो 62% में 40,000 वोट निर्दलीय उम्मीदवार राजू यादव ले जाएंगे, तो वो वोट ही टोटल है वो 54,000 गिरेंगे। तो क्या कांग्रेस 15,000 ही ले जाएगी? शायद बीजेपी शून्य ले जाए उनके अनुसार। तो बीजेपी शून्य, तो कांग्रेस भी तो शून्य हो गई, तो उन्होंने तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को शून्य कर दिया और इस लिहाज से उनका गठबंधन भी टूट सकता है। तो यह मैं तो नहीं कह सकता कि भाई 40,000 वोट जब टोटल ही 55,000 गिरेंगे, 54,000 गिरेंगे 62% में 90,000 में से, और वो 40,000 ले जाएंगे तो कांग्रेस भी खत्म और बीजेपी भी खत्म है और माचिस की सियासत चल सकती है। तो फिर मुझे तो लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों उम्मीदवार ने, उनका जो घर है धार में कुमार गड्ढा, वहाँ दोनों उम्मीदवार ने जाके उनको हार पिना के विजयश्री की बधाई दे देना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा। अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा विषय रहा है कि फिर किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठा क्यों ना नेता हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता पर करती आई है।
आज धार विधानसभा क्षेत्र में अनुशासनहीनता बड़ी प्रमुखता से देखी जा रही है। क्या लगता है पार्टी में इन बागियों का करियर कितना होगा? देखो, ये चुनाव मध्य प्रदेश का है। ये पहला ऐसा चुनाव में आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में 37 से 38 सीटें चुनाव के 1 महीने पूर्व घोषित कर दी है जी। आप पहली बार देख रहे हैं जी। और ये पूरा चुनाव में आप देख रहे हैं कि हमारे दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय नेता है, महासचिव है, केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, रीति केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, और भी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय सांसद रीति पाठक जी, ये चुनावी मैदान में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और बागियों की बात करें तो कांग्रेस की पार्टी में 38 सीटों पे बागी चुनाव लड़ रहे हैं जी। जो भारतीय जनता पार्टी से अधिक संख्या में। और केंद्रीय नेतृत्व को हर बागी जो भाजपा का है उसके पास संपूर्ण जानकारी है। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो निष्कासन की कार्रवाई की है वो बड़े ही पहली बार बैठक में तय किया गया है कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है उनको किसी भी कीमत में अब पार्टी में नहीं लिया जाएगा। ये माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी ने स्पष्ट बैठक में ये बात सीधी कर दी है जी। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आत्मविश्वास से, आप देख रहे हैं जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का उत्साह के साथ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो लगभग आधे घंटे से अधिक हो चुके हैं। संजय वैष्णव जी, काफ़ी इस समय चुनावी दौरान आपने इतना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरा समीकरण, चतुष्कोणीय समीकरण धार विधानसभा में तो पहली बार बना है, लेकिन फिर भी अभी यही सवाल उठता है कि आखिरकार धार विधानसभा की जनता इस बार किसे सियासत पर बिठाने वाली है। शुक्रिया, जय हिंद।